So now today we are going to discuss about renal failure. So what happen in the renal failure? So it's obviously its name indicate renal failure में क्या होता है, आपका renal system fail हो गया. So in renal systems your nephron is the functional unit which helps in the filtrations. So when your renal system is failed, that conditions we call renal failure. So first you have to understand कि kidney का काम क्या क्या है, main function of the kidney. So kidney का काम क्या है, kidney will maintains योर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. किडनी आपकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को. किडनी विल हेल्प, किडनी आपकी हेल्प करती है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए. इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ ड्रग्स आर आल्सो मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी. सो इट हेल्प इन द एक्सक्रीशंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किडनी से फिल्टर आउट हो जाएंगे. ये किडनी का फंक्शन हो गया. किडनी आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करती है. किडनी आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है. सो ब्लड प्रेशर्स रेगुलेशंस इज डन बाय द किडनी. कैसे रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को? बाय रैश सिस्टम्स. तो रैश हमने बहुत बार पढ़ा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. इट विल बी एक्टिवेटेड व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज. जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तब आपका एक हार्मोन निकलता है. कहाँ से निकलता है? किडनी से. तो वो भी किडनी से ही निकल रहा है. उस हार्मोन का नाम है रेनिन. तो दिस रीनल सिस्टम इज ऑल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. तो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प कर रहा है, आपके एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए हेल्प कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. कुछ हार्मोन्स लाइक इरिथ्रोपोइटिन भी आपके किडनी से रिलीज होते हैं, इरिथ्रोपोइटिन. सो दीज आर ऑल द मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी. ये सारे आपके मेजर फंक्शन हैं किडनी के. अब जब अगर किडनी फेल हो गई कोई भी XYZ रीज़न से, तो क्या होगा? ये सारे फंक्शन आपके अल्टर होंगे. सिंपल सी बात. तो फेलियर में क्या होगा कि इफ़ यू राइट द, इफ समवन आस्क यू कि आप डेफिनेशन लिखो रीनल फेलियर क्या होता है, तो आप लिखोगे रीनल फेलियर इज़ द फेलियर ऑफ रीनल सिस्टम्स विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय दीज थिंग्स, विच इज करेक्टराइज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. क्योंकि एक्सक्रीशन आपकी अगर डिक्रीज हो गई रीनल फेलियर की वजह से, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे. तो बाय द एक्यूमुलेशंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बाय डिसरेगुलेशंस ऑफ योर ब्लड प्रेशर्स, बाय डिक्रीज इन इरिथ्रोपोइटिन, बाय imbalance in the electrolyte. So these all are the features of kidney failure. Got it? So kidney failure is the failure of your renal systems. So now next thing is, what are the reason for the renal failure? Etiology that we call कि किस वजह से किडनी फेल हो सकती है. तो किडनी फेल हो सकती है आपकी ड्यू टू, अगर किसी का अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस. अगर किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है. एंड दैट कंडीशंस बी कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी. अनकंट्रोल्ड शुगर आपकी बॉडी में हर जगह डैमेज करती है, नॉट ओनली द किडनी. अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आप दवाई नहीं खा रहे हो, अगर आपको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल चल रही है, आप अपनी डाइटरी इनटेक पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जो शुगर बढ़ी हुई होगी वो सब जगह आपकी बॉडी में डैमेज करेगी. अगर किडनी को डैमेज करेगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी. अगर न्यूरॉन्स को डैमेज करेगी उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी. अगर आपके रेटिना को डैमेज करेगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी. सो डायबिटीज इज द रीज़न. So that is one of the reason by which your kidney can be fail. Another thing is uncontrolled blood pressures can also result in renal failure. Uncontrolled blood pressure चलता आ रहा है तो वो भी आपका किडनी फेल कर सकता है. There is a genetic factors. There are someone is more prone to kidney failure due to their genetic makeup. तो उस पर्टिकुलर जीन की वजह से वो पर्सन मोर प्रोन है कि उसको किडनी फेलियर हो गया. दैट इज वी कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर. सो जेनेटिक फैक्टर्स आर मेनली इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर पॉल्यूशन, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड. देयर आर सो मेनी रीजंस, राइट. देन देयर इज ए सर्टेन मेडिकेशंस ऑल्सो, मेडिकेशंस विच यू आर नॉट यूजिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन. आप डॉक्टर के सुपरविजन में अगर मेडिसिन नहीं ले रहे हो, पर्टिकुलरली नसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इफ़ यू आर यूजिंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हर चीज़ भी आप नसेड खा ले रहे हो अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर लेके, एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ले रहे हो, तो पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स, सम एंटीबायोटिक्स लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड्स,
दैट कैन ऑल्सो डू द डैमेज टू द किडनी। तो वो दवाइयाँ भी, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द सुपरविजन ऑफ फिजिशियंस। So these are the some of the reasons by which your kidney failure can happen. So these are the etiology. Now next we are going to what are the different types of renal failure. So types of renal failure is of two types: acute renal failure and chronic renal failure. तो acute का मतलब हमेशा होता है थोड़े टाइम के लिए, chronic का मतलब हमेशा होता है कि लंबे टाइम के लिए, right? So the kidney failure that we call acute kidney injury or acute kidney failure, in which your kidney functions are compromised for less than 3 months, 3 months से कम। अगर 3 months से ज़्यादा आपके किडनी फंक्शन अल्टर्ड है, मोर देन 3 months, so that we call chronic renal failure. Chronic renal failure. So there are two types of renal failure: acute and chronic. Acute is reversible in most of the cases. It's a reversible. So if you treat the patients, you can reverse its kidney functions. But chronic is more than 3 months, so it do the irreversible damage. So your nephron will be damaged in irreversible manners. Irreversible, right? So these are the two types of kidney failure: acute and chronic. Again, acute, अगर 3 मंथ से कम आपके किडनी फंक्शंस अल्टर हो रहे हैं, 3 मंथ मतलब 2 महीने के लिए हो रहे हैं, 2 महीने से आपके किडनी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम चल रहा है, तो दैट वी विल कंसिडर एज ए एक्यूट केस। chronic is 3 months से ज़्यादा, so that will do the more damage, chronic. Next is very important part is pathogenesis, right? So pathogenesis is mechanism how this failure can happen. So you know, whenever your kidney failure is occurred, whenever your kidney functions are compromised, so again in every disease there is a compensatory mechanism. So I told you, जब भी कोई भी बीमारी हमें तभी डेवलप होती है जब हमारा बॉडी इटसेल्फ उसको मेंटेन नहीं कर पाता। सबसे पहले बॉडी ही ट्राई करती है कि मैं किसी न किसी तरह से ठीक कर दूं बॉडी को, बट जब बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता, बॉडी इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बाय रिलीजिंग एंडोजीनियस मॉलिक्यूल, बहुत सारे केमिकल रिलीज करे जो हमें पता ही नहीं चलते, तो उससे वो ट्राई करता है पहले मेंटेन करने की। पर कई बार ये होगा कि जब वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो उस केस में क्या होगा, आपका पर्टिकुलरली यू विल डेवलप ए साइन एंड सिम्टम्स। तो आपको सिम्टम आएंगे, कहीं पे पेन हो रहा है, कहीं पे आपके सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा डिजीज़। डायग्नोज करने के बाद वो क्या करेगा, कुछ दवाइयाँ लिखेगा। दवाइयाँ क्या हैं, वो केमिकल ही हैं जो आपके एंडोजीनियस मॉलिक्यूल से मैच करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कि अगर आपके पर्टिकुलर फंक्शन डिक्रीज़ हुए हैं तो वो एगोनिस्ट देगा, अगर आपके ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं तो एंटागोनिस्ट देगा। तो उस तरह से आपका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, जब आपकी इनिशियली किडनी फंक्शन जो है वो अल्टर्ड और GFR पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, राइट, सो नॉर्मल GFR इज़ 120 ml पर मिनट, तो उससे अगर कम हो रहा है तो बॉडी अपने आप ही उसको मेंटेन कर लेती है, तो ट्राई टू मेंटेन इट, दैट इज बी कॉल्ड कंपनसेटरी। तो इस केस में कैसे मेंटेन करती है, दिस नेफ्रॉन विल गोज अंडर हाइपोट्रॉफी, सो नेफ्रॉन हाइपोट्रॉफी विल हैपन। सो हाइपोट्रॉफी हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में कि हाइपोट्रॉफी एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपके सेल्स का साइज इंक्रीज होता है। देयर इज अनदर सेलुलर अडेप्टेशंस मैकेनिज्म, सेलुलर अडेप्टेशन एक हाइपोट्रॉफी, एक हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया में आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, हाइपोट्रॉफी में आपका सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो इनिशियली बॉडी में क्या होगा, जब आपका GFR इज गोइंग टू डिक्रीज तो नेफ्रॉन की हाइपोट्रॉफी हो जाएगी। तो नेफ्रॉन क्या करेंगे, खुद अपना ट्राई करेंगे मेंटेन करने का GFR का, बोलेंगे ओके थोड़ा बहुत कम हुआ, हम इसको कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे। पर जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब ये कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं, देन स्लोली एंड स्लोली इट गोइंग टू डैमेज योर किडनी। किडनी फेलियर विल टेक ए टाइम, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपकी किडनी फेल होगी, हो सकती है, बट देयर शुड बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस फॉर इट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए। थोड़े थोड़े जो स्टिमुलस हैं दे विल टेक ए टाइम। आप दवाइयाँ खा रहे हो तो दवाई खाते खाते आपको काफ़ी टाइम हो गया, नसेड आपकी काफ़ी टाइम से खाते जा रहे हो, धीरे धीरे आपकी किडनी फेल होगी। तो कैसे फेल होगी, पहले आपका बॉडी ट्राई करेगा मेंटेन करने का, जब बॉडी अनेबल टू मेंटेन इट तो उसके बाद क्या होगा, देयर आर लॉट ऑफ सिग्नलिंग पाथवे इज गोइंग टू एक्टिवेट इन योर बॉडी, सिग्नलिंग पाथवेज। So that we will discuss in details these signaling pathways, how these signaling pathway could result in the damage of kidney or could result in the damage of your nephron.
So first signaling pathway is, we talk about, if you go through books as well, you will find that there is a JAK and STAT pathway. JAK, STAT. This is the one of the pathway which play important role in the release of inflammatory mediators in the body. तो जैक स्टैट पाथवे का एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल इन दी किडनी फेलियर एज वेल. सो जैक स्टैट पाथवे में व्हाट हैपन, एनी स्टिमुलस कैन बी योर साइटोकाइंस, स्टिमुलस कैन बी योर ग्रोथ फैक्टर्स. सो दीज विल बी रिलीज इन योर बॉडी. लाइक अगर आप मेडिकेशन लाइक नसेड आप लंबे टाइम के लिए खा रहे हो, तो वो नसेड जो है लॉट ऑफ साइटोकाइंस की रिलीज को बढ़ाएगा बॉडी में. वो साइटोकाइंस जो है एक रिसेप्टर पे काम करेंगे, दैट रिसेप्टर वी कॉल एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर्स का जो नाम है वो है एंजाइम काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर. एंजाइम काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स. एंजाइम काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स. दिस रिसेप्टर इज ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर. तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रिसेप्टर की नॉर्मल कन्फिग्रेशन क्या है, नॉर्मली कैसे होता है, जब कोई साइटोकाइन या कुछ लगेगा उसके ऊपर तब क्या चेंजेस होते हैं. तो नॉर्मली दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन, मीन्स मेम्ब्रेन के ऊपर है रिसेप्टर्स, राइट. रिसेप्टर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. तो ये नॉर्मली जब आपका कोई भी लीगेंड, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन. एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का मतलब है सेल से बाहर की डोमेन, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन. ये अंदर वाली डोमेन है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर वाली डोमेन. और ये मेम्ब्रेन वाली है, राइट. तो हमेशा दो डोमेन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर हैं. एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन सेल्स के बाहर, एक इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर. सो नॉर्मली क्या होता है, जब आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे कोई चीज़ नहीं लगी है, तो दिस रिसेप्टर्स विल बी इन मोनोमर फॉर्म. इट्स इन मोनोमर. सो इट्स इन मोनोमर. मोनोमर मीन्स इट्स इन सिंगल मीन्स इट्स सेपरेट मोनोमर फॉर्म्स में रहेगा जब कोई लिगेंड नहीं लगा. जब आपका कोई लीगेंड, मान लो यहाँ पे साइटोकाइंस या ग्रोथ फैक्टर कोई भी अटैच हुआ, लीगेंड बाइंडिंग डोमेन में ही अटैच होगा. जब वो अटैच होगा तो ये मोनोमर जो है ये कन्वर्ट होगा डाइमर में. तो डाइमर में क्या होगा, दीज टू विल ज्वाइन टुगेदर. तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे. सो दैट इज द एक्टिव स्टेट ऑफ योर एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर. इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर इज मोनोमर. इट्स इन मोनोमर स्टेट. ठीक है. जब लीगेंड बाइंड किया, कोई भी लीगेंड बाइंड किया, कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड किया, तो ये मोनोमर कन्वर्ट हो गया डाइमर में. सो डाइमर इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर. डाइमर बन गया. डाइमर बना तो इसके इंट्रासेलुलर डोमेन में एक मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं जैक. जैक वेयर इज द जैक? जैक इज इनसाइड द इंट्रासेलुलर डोमेन. सेल के अंदर वाली जो डोमेन है उसमें जैक मॉलिक्यूल है. And JAK stand for Janus kinases. Janus kinase कहाँ पे है? इंट्रासेलुलर डोमेन पे. तो Janus kinase कब एक्टिवेट होगा? जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड पे कोई चीज़ अटैच होगी. एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे जब अटैच हुई कोई चीज़, उसने क्या किया, इसको मोनोमर को डाइमर में कन्वर्ट किया. डाइमर ने क्या किया, इट्स एक्टिव फॉर्म, इट्स गोइंग टू एक्टिवेट जैक. जैक इज Janus kinases. Janus kinases एक्टिवेट होके क्या करेंगे, इट डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज. सो इट्स गोइंग टू डू फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन. फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन. और रेजिड्यू कहाँ पे है? इंट्रासेलुलर डोमेन में. तो इट गोइंग टू डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू. टायरोसिन रेजिड्यू कहाँ पे है? इंट्रासेलुलर डोमेन में. जब ये फॉस्फोराइलेशन होगी टायरोसिन रेजिड्यू की, तो क्या होगा, इट विल क्रिएट द एक्टिव साइट फॉर स्टैट. ये जैक और स्टैट जो है ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं. ये Janus kinases है. स्टैट स्टैंड्स फॉर सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो दिस इज अनदर मॉलिक्यूल. सो दिस इज सिग्नल ट्रांसड्यूसर and activator of transcriptions. That is its full form of STAT. So you know what will happens, जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे कोई चीज़ बाइंड की,
उसके बाद क्या हुआ, ये मोनोमर जो है वो कन्वर्ट हो गया डाइमर में, डाइमर में कन्वर्ट हुआ, उसने एक चीज़ को एक्टिवेट किया जो कि इंट्रासेलुलर डोमेन में है, उस चीज़ का नाम है जैक। जैक को हम बोलते हैं जेनस काइनेजेस। वो क्या करेंगे, जेनस काइनेजेस फॉस्फोराइलेशन करेंगे। फॉस्फोराइलेशन किस चीज़ का करेंगे, टायरोसिन रेजिड्यू का। वो रेजिड्यू कहाँ पे है, इंट्रासेलुलर डोमेन में है। उनकी वजह से क्या होगा, एक्टिव साइट क्रिएट होगी स्टैट मॉलिक्यूल के लिए। स्टैट मॉलिक्यूल वहाँ पे हैं, बट स्टैट मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट नहीं है। एक्टिव साइट में जहाँ पे स्टैट मॉलिक्यूल को बाइंड करना है, तो वो कब क्रिएट होगी, जब आपका जेनस एक्टिवेट होगा। तो अब स्टैट मॉलिक्यूल के लिए एक्टिव साइट क्रिएट हो गई। नाउ स्टैट विल बाइंड विद दैट एक्टिव साइट एंड ट्रांसड्यूस द सिग्नल, तो सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। तो पर्टिकुलरली दिस स्टैट मॉलिक्यूल फाइनली योर न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगे, डीएनए पे, and in DNA they will do the transcription process. That's why we call it signal transducer and activator of transcription. So transcription process के through your DNA to RNA, then RNA will convert into a protein, translation process will goes on and produce the new proteins. So it will release various inflammatory mediator like IL-1 beta, interleukin 4, TGF beta. So all these chemical will be released, right? So excess, this JAK-STAT signaling also play a major role in the normal physiological process. Normal physiological process में भी आपको ये चीज़ें चाहिए, ये साइटोकाइन चाहिए। किस लिए चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल है ये हेल्प करते हैं सेल को ग्रोथ करने के लिए, सेल की डिफ्रेंशिएशन के लिए, सेल सर्वाइवल के लिए। सो ऑल दीज केमिकल विल प्ले ए रोल, बट जब यही केमिकल एक्सेस में रिलीज होंगे बॉडी में, देन इट विल डू द डैमेज। तो यहाँ कहाँ डैमेज कर रहे हैं, किडनी को। जब आपके एक्सेस रिलीज हो रहा है, ज़्यादा बन रहे हैं वो जैक-स्टैट सिग्नलिंग, आपकी ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, इट विल रिजल्ट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ साइटोकाइंस एंड दीज एक्सेस रिलीज ऑफ साइटोकाइंस विल डू द डैमेज टू द नेफ्रॉन। तो आपका धीरे धीरे किडनी फेल हो जाएगा। गॉट इट? सो योर किडनी विल बी गोइंग टू फेल. So this is your JAK-STAT pathways which is play a role excess of, and that's why nowadays lot of research is going on to inhibit this JAK inhibitors. This JAK, so you can inhibit the Janus kinases. So drugs which inhibit the Janus kinases are the drugs which end with TNIB, baricitinib. Baricitinib is a drug which is JAK inhibitor and it's in the market for the management of various disease, the inflammatory disease, cancer में. तो JAK inhibitors, we have some JAK inhibitor in clinical trial as well. We have a STAT inhibitor as well, because STAT भी बहुत तरह का है, STAT 1, 2, 3, 4, 5. तो उनको इनिवेट करने के लिए भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहे हैं, राइट? सो दैट इज द वन पाथवेज विच इज इन्वॉल्व इन द डू द डैमेज टू द नेफ्रॉन. Another pathways which also play a role is this one particularly PI3K AKT mTOR, that we call this pathway name PI3 AKT mTOR. अब इस पाथवे में आपको क्या ध्यान रखनी है चीज़, सबसे पहले कि ये पाथवे कौन से रिसेप्टर के थ्रू एक्टिवेट होता है. तो अगेन रिसेप्टर सेम ही है, जो जैक-स्टैट को एक्टिवेट कर रहा है वही रिसेप्टर है. कौन सा रिसेप्टर है वो, एंजाइम काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर. तो एंजाइम काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर की नॉर्मल कन्फिगरेशन क्या है आपका, इससे ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड देयर इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, देयर इज ए इंट्रासेलुलर डोमेन, राइट? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में जब आपका लीगेंड बाइंड नहीं है तो दिस रिसेप्टर इज इन मोनोमर फॉर्म्स, मोनोमर, राइट? जब आपका लीगेंड कोई बाइंड कर रहा है लीगेंड बाइंडिंग डोमेन में, तो ये मोनोमर क्या है, ये अटैच हो जा रहा है एंड इट कन्वर्ट इनटू डाइमर, दैट इज एक्टिव स्टेट. बट अब इस केस में जो इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल है, जब हमने जैक-स्टैट वाली सिग्नलिंग पढ़ी तो उसमें यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल था, जैक, राइट, जेनस काइनेजेस. इस केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो है PI3K. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन PI3K जैक एंड स्टैट सिग्नलिंग पाथवे. जैक-स्टैट सिग्नलिंग पाथवे यहाँ पे मॉलिक्यूल है PI3K, बट है उसकी कन्फिग्रेशन सेम ही है रिसेप्टर की, वो तो वही रहेगी. मोनोमर जब आपका लिगेंड लगा तो वो डाइमर में कन्वर्ट हो गया. अब इन दिस केस देयर इज ए PI3K एक्टिवेशन. PI3K जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, PIP2 की फॉस्फोराइलेशन करेगा. PIP2 स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट. PIP2 फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, इसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा PIP3 में, दैट इज फॉस्फोइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट.
तो कौन कन्वर्ट कर रहा है? PI3 के। PI3 के कब एक्टिवेट हो रहा है? जब आपका लीगेंड लग रहा है कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे। कौन से रिसेप्टर पे? एंजाइम काइनेज लिंक रिसेप्टर पे, राइट। तो ये PIP3 को PIP2 को PI3 के में कन्वर्ट करेगा। ये PIP3 फर्दर क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा आपका AKT को। AKT को हम फॉस्फोकाइनेज B भी बोलते हैं, राइट। सो AKT बी ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोकाइनेज B, फॉस्फोकाइनेज B, राइट। सो ये क्या कर रहा है? PIP3 आगे एक्टिवेट कर रहा है AKT को, AKT फिर फर्दर एक्टिवेट कर रहा है mTOR को। mTOR को फुल नेम है mTOR का, मेमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, दैट इज द mTOR। mTOR आगे क्या कर रहा है? इट्स गोइंग टू रिलीज लॉट ऑफ साइटोकाइंस विच हेल्प इन द सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, सेल सर्वाइवल। सो ऑल दीज फंक्शंस विल बी डन बाय द mTOR. But again, excess release or overstimulations of these pathway will do the damage. And here where they will do the damage, they will do the damage to nephron, to the kidney, right? So now that's why there are a lot of research is going on to inhibit mTOR. And we have a drug, हमारे पास ड्रग है mTOR inhibitor. This ड्रग का नाम है रैपामाइसिन, रैपामाइसिन, जो कि हम कैंसर में भी यूज़ कर रहे हैं और कंडीशंस में भी यूज़ कर रहे हैं। तो mTOR को इनहिबिट करना, mTOR को इनहिबिट करोगे तो साइटोकाइन कम रिलीज होंगे, साइटोकाइन कम रिलीज होंगे तो सेल की डिफरेंशिएशन कंट्रोल होगी। कैंसर में क्या हो रहा है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव ए mTOR, रैपामाइसिन इज ए ड्रग। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन टू इनहिबिट दिस वन AKT इनहिबिटर एज वेल। लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। अगर आप पबमेड या गूगल में देखोगे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं जो कि AKT मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट कर रहे हैं। There is a drugs which are going to block PI3K. So there are a number of molecules, but again you have to be very careful when you are blocking or activating these pathway. The reason is क्योंकि ये आपके नॉर्मल सिग्नलिंग में भी रोल है इनका, राइट। सो नॉर्मल सिग्नलिंग में रोल है, तो नॉर्मल सिग्नलिंग अगर आप बिल्कुल ही ब्लॉक कर दोगे तो इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट, राइट। इफ़ यू आर सी देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यू विल फाइंड दैट इन ड्रग्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। क्यों है साइड इफेक्ट? क्योंकि आप नॉर्मल सिग्नलिंग के साथ खेल रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो तो नॉर्मल सिग्नलिंग के लिए भी तो चाहिए ही चीज़ें, अगर उसी को ब्लॉक कर दोगे, राइट। सो एक्सेस रिलीज, वेन एवर देर इज ए एक्सेस रिलीज ऑफ दीज थिंग्स, देन इट विल डू द डैमेज टू द नेफ्रॉन। अगेन वेरी क्विकली हाउ दीज आर गोइंग टू एक्टिवेट PI3। सो दैट्स वाई जब भी आप लिख रहे हो तो आप इसी सीरीज में लिखोगे। अगर आपने गलती से PI3 के फिर mTOR लिख दिया फिर AKT लिख दिया, दैट मीन्स कि आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कब एक्टिवेट हो रही है, राइट। दीज आर दी डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स। तो पहले अपस्ट्रीम, फिर ये मिडल वाला, फिर ये डाउनस्ट्रीम। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज राइट PI3 के फर्स्ट, और PI3 के कहाँ पे है? इंट्रासेलुलर डोमेन में। फिर लिखोगे आप AKT, उसके बाद AKT हो रहा है, AKT के बाद mTOR, राइट। सो अगेन मीन्स इट्स रिलेटेड टू एंजाइम काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। सबसे पहले एंजाइम काइनेज की आपको कन्फिगरेशन अब याद हो जानी चाहिए कि वो मोनोमर फॉर्म में होता है जब कोई भी चीज़ नहीं लगी है। जब कोई लीगेंड यहाँ पे लगा है, लीगेंड बाइंडिंग डोमेन पे, तो क्या होगा? दैट दिस मोनोमर विल कन्वर्ट इनटू डाइमर, डाइमर कन्वर्ट होगा तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है इंट्रासेलुलर डोमेन में, जैक स्टैट पाथवे में, यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल था? जैक क्या कर रहा था? आगे एक्टिवेट कर रहा था आपके स्टैट को। यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है? PI3K क्या कर रहा है? PIP2 की फॉस्फोराइलेशन, सॉरी इट्स कन्वर्टेड PIP2 इनटू PIP3। PIP3 क्या कर रहा है? आगे एक्टिवेट कर रहा है AKT को। AKT क्या कर रहा है? mTOR को। mTOR क्या कर रहा है? लॉट ऑफ साइटोकाइन्स आर रिलीजिंग एंड हेल्प्स इन नॉर्मल सिग्नलिंग, राइट। सो दिस इज योर one another signaling pathways. Overstimulation of these pathway can do the damage to the nephron and can result in renal failure. There is another pathways which can play a role is, you know, that is your NLRP3 pathway. NLRP3 pathways. So NLRP3 is node-like receptors, pyrin 3. That is the full name, node-like receptors. So these node-like receptors sense the DAMP. DAMP is damage associated molecular pattern. Damage associated molecular pattern. So as I told you, suppose there is a damage to nephron. Nephron को अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, so it will do the production of damage associated molecular pattern.
उसको सेंस कौन करेगा? NLRP3. NLRP3 is a nod-like receptors. So nod-like receptors will sense. These nod-like receptors will sense this damage associated molecular pattern. अगर आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियल पैथोजन है या वायरसेस हैं, वो सब सेंस कौन करता है? TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर, उन चीज़ों को माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को सेंस करता है, एंड देन इट रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ TLR डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे. इस केस में डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, उसको सेंस कौन कर रहा है? NLRP3. NLRP3 जब एक्टिवेट होगा, इट विल डू द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमोसोम. इन्फ्लेमोसोम जो है वो एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 1. कैस्पेज 1 जो है वो आगे साइटोकाइन्स रिलीज करवाएगा, पर्टिकुलरली IL-1 बीटा. ये साइटोकाइन्स आपके रिलीज होंगे एक्सेस में, सो इट विल डू द डैमेज. सो यू नो लॉट ऑफ रिसर्च अगेन गोइंग ऑन दिस पाथवे. अगर आप गूगल करके देखोगे, पबमेड में देखोगे, वर्ल्ड में क्या रिसर्च चल रही है, यू विल फाइंड दैट पीपल्स आर एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट NLRP3, बिकॉज NLRP3 पाथवे का, इन पाथवे का रोल सिर्फ किडनी फेलियर में नहीं है, इनका बहुत सारी सेल इंजरी में है, बहुत सारे ऑर्गन्स में है. So there are a lot of research is going on to inhibit the NLRP3 pathway so that your cytokines production, particularly IL-1 beta की production decrease हो. That is the another pathway. Got it? And there is another pathway that we already discussed, this one, apoptotic signaling pathway. So when we talk about apoptotic signaling pathway, but I am not going to cover this pathway in this one. Leave it. Apoptotic signaling pathway. So these are the pathogenesis. You know, first your hypertrophy happens, hypertrophy of the nephron. So your kidney will try to maintain it, but if kidney is unable to maintain it, so this signaling pathway will do the damage to the nephron, and damage can be reversible. If it's reversible, that will be considered as a acute kidney injury. If it's irreversible, it will be considered as a chronic kidney injury. So next is diagnosis. So how to diagnose the patients of the kidney failure? So you have to calculate eGFR, that is the estimated glomerular filtration rate. You have to be calculated estimated glomerular filtration rate. If your eGFR is less than 15%, you will consider at a chronic kidney disease. तो आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हम कंसिडर करते हैं अगर आपका eGFR एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15% से कम हो जाए. कैलकुलेट कैसे करते हैं eGFR को? देयर इज़ अ फार्मूला दैट इज़ 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन्स डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय क्रिएटिनिन mg per deciliter creatinine level. So you know, if you are getting by these calculation less than 50%, so you will consider that patient is of chronic kidney disease, that is your stage 4 or 5, right? If your I don't know exactly the values, but there is a 60 to 90% that maybe fall in the stage 2 category. Like that, there are different stages on the basis of eGFR. eGFR is a glomerular filtration rate. जितना आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, उतने आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट? दैट इज द वन वे. अनदर थिंग टू डायग्नोज इज यूरिन टेस्ट. यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में अगर प्रोटीन नॉर्मली भी एक्सक्रीट होता है 30 mg नॉर्मली, बट इफ इट्स 30 to 300 mg, यू विल कंसिडर इट एज ए एक्यूट रीनल फेलियर. इफ इट्स मोर देन 300 mg, इट्स ए क्रॉनिक केस. प्रोटीन जो है, प्रोटीन यूरिया भी कॉल्ड, कि यूरिन में आपका प्रोटीन एक्सक्रीट होना शुरू हो गया है. तो प्रोटीन्स लेवल अगर आपका 300 से ज़्यादा है, तो मतलब आपका किडनी डैमेज हो चुकी है काफ़ी, राइट? अनदर थिंग इज़ यू विल फाइंड एडिमा डायग्नोसिस में. क्यों होगा एडिमा? क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ फिल्टर आउट ही नहीं हो रही है, पानी पी रहे हो, पानी पीते हो तो एकदम यूरिन बन के किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो रहा है ना. अब मान लो वो पानी आप पी रहे हो 4 बोतल और एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, तो देन इट विल डू द accumulation of fluid in the body, that we called edema. edema हो जाएगा बॉडी में, pulmonary में edema हो जाएगा, that we call pulmonary edema, right? So these are the signs of your renal failure. Of course, creatinine is the one of the major factors, so we are calculating the eGFR, estimated glomerular filtration rate. So now if again अगर पेशेंट्स बहुत ही सीवियर कंडीशन में है और आपके ट्रीटमेंट से काम नहीं चल रहा है, then you have to do dialysis.
यू माइट हर्ड अबाउट डायलिसिस होती है किडनी पेशेंट्स की। डायलिसिस में आप क्या करते हो, आर्टिफिशियली किडनी के थ्रू आप फिल्टर करते हो, आपके ब्लड को फ़िल्टर करते हो, 2 दिन बाद फिर फ़िल्टर करोगे, फिर कंटिन्यूसली आपको यू हैव टू फ़िल्टर, क्योंकि आपकी किडनी फ़िल्टर आउट ही नहीं कर पा रही है, तो यू हैव टू डू द डायलिसिस ऑफ द पेशेंट। अगर डायलिसिस भी नहीं, देन यू हैव टू डू किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि किडनी तो 2 हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हो, राइट। सो यू कैन मीन्स डू द किडनी ट्रांसप्लांट टू मेंटेन द किडनी फंक्शंस। So this is about your kidney failure. What are the kidney failures? What are their different types? Acute, chronic. What is its etiology? What is its pathogenesis? What is how to diagnose the patients, right? And how to give the treatment, right? So thank you. That is about your renal failure.